प्यारे दोस्तों, नमस्कार और एक बार आप सबका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज बहुत दिनों बाद एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम जानेंगे राजनीतिक दल के बारे में। आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण योगदान आज वर्तमान परिस्थितियों में हो चुका है और बिना राजनीतिक दलों के हम किसी देश की सरकार व सत्ता का कैसी हो सकती है उसकी कामना भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल, जो कि अंग्रेजी में पॉलिटिकल पार्टी कहलाता है, यह लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। एक तो क्या है, साझी विचारधारा होनी चाहिए या समान राजनीतिक दृष्टिकोण होना चाहिए। राजनीतिक दल चुनावों में अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित कराकर दल के कार्यक्रम लागू करवाने का प्रयास करते हैं या उनसे करवाते हैं। राजनीतिक दलों के सिद्धांत या लक्ष्य प्रायः लिखित दस्तावेज के रूप में होते हैं, या हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनके जो सिद्धांत होते हैं या उनके जो विजन्स होते हैं वो एक लिखित दस्तावेज में अवश्य दर्ज होते हैं। विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों की अलग अलग स्थिति या व्यवस्था है। कुछ देशों में कोई भी राजनीतिक दल नहीं होता। कहीं ऐसे देश भी हैं जहां राजनीतिक दलों को पूर्णतः बैन किया गया है, और कई देशों में एक दलीय, कहीं हमें द्विदलीय और कहीं बहुदलीय राजनीतिक दल देखने को मिलते हैं। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का स्थान केंद्रीय अवधारणा के रूप में महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल किसी सामाजिक व्यवस्था में शक्ति के वितरण और सत्ता दलों का स्थान और सत्ता के आकांक्षी व्यक्तियों एवं समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे परस्पर विरोधी हितों के सारणीकरण, अनुशासन और सामंजस्य का प्रमुख साधन रहते हैं। इस तरह से राजनीतिक दल समाज व्यवस्था के लक्ष्यों, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तनों के अवरोधों और सामाजिक आंदोलनों से भी संबंधित होते हैं। यानी कि किसी भी रूप में राजनीतिक दल कभी भी उभर सकते हैं। आपने देखा था कि भारत में आम आदमी पार्टी उभरी तो वह एक आंदोलन के रूप में उभरी थी, और आज दिल्ली में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक दलों का अध्ययन समाजशास्त्री और राजनीति शास्त्री दोनों करते हैं, लेकिन दोनों के दृष्टिकोणों में पर्याप्त अंतर पाए जाते हैं। समाजशास्त्री जहां राजनीतिक दल को सामाजिक समूह मानते हैं, वहीं राजनीतिक शास्त्री राजनीतिक दलों को आधुनिक राज्य में सरकार बनाने की एक प्रमुख संस्था के रूप में देखते हैं। ये एक जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये ब्रिटेन में 1918 का लिबर्ट पार्टी का क्या है, चुनाव चिन्ह के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान उनका एक डायग्राम बनाया हुआ है। अब राजनीतिक दलों की विशेषताओं की बात करें तो राजनीतिक दलों की बहुत सी विशेषताएं होती है जो कि उन्हें अन्य दलों से या अन्य समूहों से अलग करती हैं। जैसे राजनीतिक दल ऐसा संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्व की प्राप्ति होता है। राजनीतिक नेतृत्व यानी कि सत्ता पर शासन स्थापित करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें दल का नेता संगठित अल्पतंत्र द्वारा शक्ति हथियाने का पूरा प्रयत्न करता है। दूसरा, सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को लेकर उपसंरचनाएं एवं समितियां होती हैं। यानी कि राजनीतिक दलों का जो नीचे तक का पूरा स्ट्रक्चर होता है, कहीं सारी समितियां होती हैं, पूरी संरचना नीचे तक गठित होती है। उसमें कर्मचारी होते हैं, उसमें लीडर्स होते हैं, उसमें दल के कार्यकर्ता होते हैं। तो ये बताने की कोशिश की गई है जो भौगोलिक सीमाओं यानी कि सीमाओं में बंधे रहते हैं, सामाजिक समग्रताओं के आधार पर होती है। दल में कई परस्पर विरोधी समूह किसी उद्देश्य तथा राजनीतिक विचारधारा को लेकर साथ
जुड़े हुए होते हैं। या तो व्यक्तियों के उद्देश्य एक जैसे हों या कोई विचारधारा का बिंदु एक जैसा हो तो लोग उस दल से जुड़ते रहते हैं। हर राजनीतिक दल में अल्पतंत्र होता है। प्रथम अवस्था में शक्ति का केंद्रीकरण कुछ अनुभवी नेताओं के हाथ में होता है जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, जबकि दूसरी अवस्था में दल का संगठन एक विशेष स्तरीकरण व्यवस्था में विभाजित होता है और हर स्तर पर कुछ स्वायत्तता पाई जाती है। यानी कि सबसे पहले ऊपरी स्तर पर दल के मुख्य पदाधिकारी होते हैं और उसके पश्चात नीचे नीचे दल के कार्यकर्ता जिनको की स्वतंत्रताएं होती है क्षेत्र विशेष के आधार पर। इसके अतिरिक्त दल में सदस्यता निरंतर बनी रहती है। एक सदस्य दूसरे सदस्यों को दल की गतिविधियों की जानकारी देते रहते हैं। नए सदस्यों के लिए दल में सदस्य के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति दल की सदस्यता किसी भी समय ले सकता है। यही नहीं, यह एक खुली संरचना होती है। कुछ लोग दल के सदस्य इसलिए होते हैं कि उन्हें समाज में उसके कारण एक विशेष स्थान मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई किसी बड़े दल का अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है या उसका मंत्री है तो ऐसे सम्मान प्राप्त करने के लिए लोग दल से जुड़ते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल को अन्य संगठन से भिन्न करके हम देख सकते हैं। राजनीतिक दल का गठन समाज व्यवस्था की दो विशेषताओं द्वारा पाया जाता है। वो दो विशेषताएं कौन सी है? पहला, राजनीतिक शक्ति का आधार वोट है, अर्थात सरकार का निर्धारण मतदान प्रणाली से किया जाता है। और दूसरा, विभिन्न समूहों में शक्ति के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है, अर्थात राजनीतिक शक्ति को सत्ता हथियाने के लिए परस्पर होड़ होती रहती है। कभी वो एक दल के पास होती है राजनीतिक सत्ता तो कभी दूसरे दलों के पास, ऐसा देखने को प्रायः मिलता है। संरचना की बात करें कि किस प्रकार राजनीतिक दल होते हैं तो एक विद्वान हुए हैं मॉरिस डुवर्जर, उन्होंने कुछ चार्ट इसका बताया है, उसको देखते हैं। राजनीतिक दल के सामाजिक संगठन का महत्वपूर्ण विश्लेषण मॉरिस डुवर्जर ने प्रस्तुत किया है। इन्होंने दल के संगठन को 4 सूत्रीय वर्गीकरण द्वारा समझाने का प्रयास किया है, यानी कि 4 सूत्रों में बांटा है। पहला है समिति, दूसरा है शाखा, तीसरा है कोष्ठक और चौथा है नागरिक सेना। जिसे कि समिति को कॉकस कहा जाता है, शाखा को ब्रांच, कोष्ठक को सेल कहा जाता है और नागरिक सेना को मिलिशिया। ये क्योंकि हम वैश्विक स्तर पर राजनीतिक दलों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें विभिन्न देशों में इस प्रकार के शब्द देखने को हमें मिलते हैं। कॉकस या समिति दल के जाने पहचाने लोगों का एक लघु समूह कहा जा सकता है जो न अपने विस्तार और न ही अपनी भर्ती में रुचि रखता है। वास्तव में यह एक बंद समूह है जिसकी प्रकृति अर्धस्थायी होती है। केवल चुनाव के समय ही कॉकस अधिक सक्रिय होता है तथा चुनाव के बीच के समय में यह निष्क्रिय रहता है, यानी कि चुनाव के आते समय ये जो समिति होती है यह अधिक सक्रिय होती है। इसके सदस्यों की न्यून संख्या इसकी शक्ति का माप नहीं है, क्योंकि इसके सदस्यों का व्यक्तिगत प्रभाव, शक्ति एवं क्षमता उसकी संख्या से काफ़ी अधिक होती है। क्योंकि कॉकस में किसी भी राजनीतिक दल के मुख्य लोग होते हैं, इसलिए यह बहुत शक्तिशाली होती है और संख्या की दृष्टि से इसकी संख्या सीमित होती है। अतः इसके ख्याति प्राप्त सदस्यों की संख्या की अपेक्षा उनका प्रभाव एवं क्षमता अधिक महत्वपूर्ण है। डुवर्जर महोदय ने फ्रांसीसी रेडिकल पार्टी और 1918 से पूर्व की ब्रिटिश लेबर पार्टी को इसका एक उदाहरण बताया है। मताधिकार के विस्तार के साथ कॉकस प्रकार के दल का ह्रास हो जाता है। दूसरा आता है शाखा। शाखा या ब्रांच दल पश्चिमी यूरोप में मताधिकार के विस्तार का परिणाम है। इसका संबंध जनता से होता है तथा कॉकस की तरह यह एक बंद समूह नहीं होता है, क्योंकि इनमें गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है।
यह अधिक से अधिक सदस्यों की भर्ती में हमेशा ही रुचि रखता है। इनकी राजनीतिक सक्रियताएं केवल चुनाव तक ही सीमित नहीं होती, अपितु निरंतर चलती रहती है। ब्रांच कॉकस की अपेक्षा बड़ा समूह है, इसलिए इसका संगठन अधिक होता है तथा इसमें कॉकस की अपेक्षा अधिक एकीकरण पाया जाता है। इसमें संस्तरण तथा कर्तव्यों का विभाजन सुस्पष्ट होता है तथा स्थानीयता एवं संकीर्णता का भी आभास पाया जाता है। इसमें अधिकतर केंद्रीकृत दल संरचना होती है और प्रारंभिक इकाइयां निर्वाचन क्षेत्रों की ही भांति भौगोलिक आधार पर संगठित होती है। यूरोप के समाजवादी दलों में ब्रांच के सभी लक्षण पाए जाते हैं। कैथोलिक और अनुदारवादी दलों ने न्यूनाधिक सफलतापूर्वक इसका अनुसरण किया है। जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी संगठनात्मक आधार पर इस प्रकार के दलों का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। डुअर्जर महोदय ने बताया है कि दल संगठन का तीसरा प्रकार कोष्ठक या सेल है, जो क्रांतिकारी साम्यवादी दलों की खोज है। यह ब्रांच की अपेक्षा काफ़ी छोटा समूह होता है तथा इसका आधार भौगोलिक ना होकर व्यावसायिक होता है, यानी कि व्यवसाय के आधार पर लोग इससे जुड़े हुए होते हैं। व्यावसायिक आधार के कारण डुअर्जर द्वारा बताया गया दल संगठन व्यावसायिक आधार के कारण जो सेल किसी स्थान पर कार्य करने वाले सभी सदस्यों का एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। कारखाना, वर्कशॉप, दफ्तर एवं प्रशासन आदि इसके अंग हो सकते हैं। यानी कि कारखाना में जो कार्मिक काम कर रहे हैं, जो लेबर्स काम कर रही हैं, या किसी वर्कशॉप में लेबर काम कर रही है, या किसी संगठन का दफ्तर है, तो वहाँ के जो लोग जुड़ते हैं उसको हम तीसरा प्रकार या सेल कह सकते हैं। सेल उन सदस्यों का समूह है जो एक ही व्यवसाय में लगे होते हैं तथा जो प्रतिदिन कार्य के समय मिलते भी हैं। इसलिए इसके सदस्यों में दलीय एकात्मकता अधिक होती है। वैयक्तिक सेल का अन्य सेलों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। सेल का संगठन अनिवार्य रूप से षड्यंत्रकारी होता है और इसकी निर्माण शैली इस बात का पक्का इंतजाम करती है कि एक सेल के नष्ट होने पर संपूर्ण दल संरचना संकट में पड़े, क्योंकि एक ही स्तर पर पृथक पृथक इकाइयों के बीच कोई संपर्क नहीं रहता। यह गुप्त सक्रियता के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम है। इनकी गुप्त सक्रियताएं मुख्यतः राजनीतिक होती है तथा सदस्यों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है। मतों को जीतने, प्रतिनिधियों के समूहन तथा मतदाताओं के प्रतिनिधियों से संपर्क रखने की अपेक्षा सेल दल संघर्ष, प्रचार, अनुशासन तथा अगर अनिवार्य हो तो गुप्त सक्रियता का माध्यम इस्तेमाल करते हैं। इनमें चुनाव जीतने की दूसरे दर्जे की महत्व की बात मानने की प्रवृत्ति होती है। प्रजातांत्रिक केंद्रवाद की धारणा दल के सभी पहलुओं पर एकीकृत नियंत्रण स्थापित कर देती है। तो जो लेनिनवादी दल था उसको इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है। और जो अंतिम है, जिसको कि मिलिशिया प्रकार का संगठन माना जाता है, यह एक प्रकार की निजी सेना है जिसके सदस्यों को सैनिकों की तरह भर्ती किया जाता है तथा जिन्हें सैनिक संगठन की भांति अनुशासन में रहना और प्रशिक्षण लेना पड़ता है। जैसे आपने आरएसएस देखा होगा भारत में, तो उसके जो निचले स्तर के सदस्य होते हैं उनको हम इस रूप में देख सकते हैं। इसकी संरचना भी सैनिक संरचना के समान होती है, अर्थात इसके सदस्य सेना की तरह टुकड़ियों, कंपनियों और बटालियनों से संगठित होते हैं। मिलिशिया सेना के अधिकर्मिक लक्षण ग्रहण कर लेती है। मिलिशिया की चुनाव तथा संसदीय गतिविधियों में मुख्यतः कोई रुचि नहीं होती है, क्योंकि अब प्रजातंत्रीय व्यवस्था को मजबूत करने की अपेक्षा इसे उखाड़ फेंकने का एक मौलिक साधन होता है। जिस प्रकार सेल एक साम्यवादी खोज है, ठीक उसी प्रकार मिलिशिया क्रांतिकारियों की खोज है। हिटलर के आक्रामी सैनिक और मुसोलिनी की क्रांतिकारी मिलिशिया
इस प्रकार की संरचना के उदाहरण माने जा सकते हैं। इनकी ओर डुवर्जर संकेत करते हुए यह कहते हैं कि केवल मिलिशिया के आधार पर कभी भी कोई राजनीतिक दल नहीं बनता है। बहुत ही उचित बात डुवर्जर महोदय ने कही है। अब राजनीतिक दलों के सामाजिक संगठन को हम देखने का प्रयास करेंगे। जिस संगठित रूप में राजनीतिक दल आज हमारे सामने विद्यमान है, उस रूप में उनका इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। उनकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई है, परंतु इससे पूर्व भी मनुष्यों द्वारा निर्मित कुछ संगठन शासन से प्रत्यक्ष न होने पर भी जनमत के निर्माण तथा उनकी मांगों को शासकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। आधुनिक समाज में राजनीतिक दलों का गठन विविध आधारों पर किया गया है। राजनीतिक दलों के निर्माण में मनोवैज्ञानिक आधार अर्थात मानव स्वभाव में निहित प्रवृत्तियां प्रमुख हैं। मतैक्य एवं संगठन मानव स्वभाव की दो मुख्य प्रवृत्तियां हैं। समान स्वभाव एवं मूल्यों वाले व्यक्ति संगठित होकर राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं, यह मैंने आपको पहले भी बताया था, तथा फिर उन मूल्यों को बनाए रखने का प्रयास भी वे करते हैं। ब्रिटिश कंजर्वेटिव दल का गठन रूढ़िवादी व्यवस्था को बनाए रखने के समर्थक व्यक्तियों द्वारा किया गया है। कुछ व्यक्ति रूढ़िवादी व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उदारवादी दलों का निर्माण हुआ है, जबकि कुछ लोग विगत युग की पुनरावृत्ति की आकांक्षा के आधार पर प्रतिक्रियावादी दलों का निर्माण करते हैं। यह ब्रिटिश राजनीतिक दल व्यवस्था को समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। राजनीतिक दलों के उत्थान में जो धर्म है, धर्म की राजनीति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा आज भी अनेकों देशों में धार्मिक नेता एवं पदाधिकारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। राजनीतिक दलों के सामाजिक संगठन में धर्म प्रमुख भूमिका निभाता है। उदाहरण भारत में मुस्लिम लीग, अकाली दल, जनसंघ, हिंदू महासभा जैसे दलों के सामाजिक संगठन में धर्म ने एक केंद्रीय भूमिका का निर्वहन किया है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों के निर्माण में क्षेत्रीयता या जिसे प्रादेशिकता भी कहा जाता है, यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रादेशिक हितों की रक्षा के लिए तथा प्रादेशिक समस्याओं के शीघ्र निपटारे के लिए कुछ प्रादेशिक दलों का निर्माण होता है। भारत में डीएमके, तेलंगाना प्रजा समिति, असम गण परिषद, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उत्तराखंड क्रांति दल, जो कि उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण भूमिका इसने उत्तराखंड के गठन में निभाई थी, तो ये इसके कुछ उदाहरण है क्षेत्रीयता के आधार पर दलों का कैसे निर्माण होता है। राजनीतिक दल आर्थिक या वर्गीय आधार पर भी संगठित होते हैं। मार्क्स महोदय के अनुसार राजनीतिक दलों तथा वर्गों का परस्पर संबंध राज्य व राजनीति के सिद्धांत का केंद्रीय बिंदु होता है। अनेक अन्वेषणों से हमें यह पता चलता है कि वर्गीय हित दलीय संबद्धताओं तथा निर्वाचनों की पसंद के बीच घनिष्ठ संबंध है तथा अधिकांश समाज में राजनीतिक दल निर्वाचक वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिटेन में श्रमिक दल, भारत में मजदूर दल और किसान यूनियन इसके क्या है उदाहरण है। इसके अतिरिक्त जाति भी दलों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी इस प्रकार के जातीय आधार पर गठित दलों के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता के पश्चात निर्वाचन प्रतियोगिता में जाति राजनीतिक गतिशीलता लाने वाला प्रमुख सामाजिक आधार भारत में बन गया है। जातीय संलयन और जातीय विखंडन राजनीतिक प्रक्रियाओं में केंद्रीय भूमिका निभाने लगी है। सभी राजनीतिक दल जातीय गणना के आधार पर उम्मीदवारों को तय करने लगे हैं और वर्तमान समय में जातीय आधार पर राजनीतिक दलों के गठन क्या है मुख्यतः इसके आधार बन चुके हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी,
राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड क्या है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त विचारधारा भी दलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाजवादी, लेनिनवादी, माओवादी, मार्क्सवादी, हिंदूवादी, मुस्लिमवादी, ऐसी कई विचारधाराएं हैं जिनके आधार पर दलों का निर्माण होता है। अब भारत में राजनीतिक दल को देखने का प्रयास करते हैं और किस प्रकार भारत में राजनीतिक दलों का गठन हुआ है, तो उसको बहुत शॉर्ट में आज आपको बताऊंगा। उसके बाद अगले वीडियो में इसको विस्तार से देखने का हम प्रयास करेंगे। प्रभाव क्षेत्र के आधार पर अगर देखें तो दो प्रकार के दल हमको देखने को मिलते हैं, कुछ राष्ट्रीय दल और कुछ क्षेत्रीय दल। जिन दलों का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर होता है उन्हें हम राष्ट्रव्यापी दल कहते हैं या राष्ट्रीय दल कहते हैं, जैसे कि भाजपा, कांग्रेस उदाहरण है। और क्षेत्रीय दल जिनका प्रभाव क्षेत्रीय स्तर पर होता है उनको हम क्षेत्रीय दल कहते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जिनका कि यूपी में बहुत अधिक प्रभाव है। इसके अतिरिक्त द्रमुक और आपने तृणमूल कांग्रेस, जिसका कि बंगाल में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये क्या है, क्षेत्रीय दल होते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी है जिसका कि दिल्ली में महत्वपूर्ण प्रभाव है। विचारधारा के आधार पर बात करें तो प्रक्रियावादी दल, उदारवादी दल और विप्लवकारी दल हमको तीन प्रकार के देखने को मिलते हैं। प्रतिक्रियावादी दल वो है जो प्राचीन रीतियों से बंधे होते हैं, जैसे कि भाजपा और शिवसेना। उदारवादी दल जो वर्तमान शासन प्रणाली में क्या है, धीरे धीरे परिवर्तन चाहते हैं, उन्हें उदारवादी दल कहा जाता है, जैसे कि कांग्रेस और रागपा। इसके अलावा विप्लवकारी दल जो कि वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था को लाना चाहते हैं, जो कि पूरी व्यवस्था को ही परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें विप्लवकारी दल कहा जाता है। माकपा और भाकपा इसके क्या है, ये जो दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, ये इसके उदाहरण हैं। और मान्यता के आधार पर देखें तो भारत में मान्यता प्राप्त दल और पंजीकृत दल, यानी कि जिन्होंने अपना पंजीकरण निर्वाचन आयोग में कराया है उन्हें पंजीकृत दल कहते हैं, और जिन्हें निर्वाचन आयोग ने मान्यता दे दी है उन्हें मान्यता प्राप्त दल कहा जाता है। तो इस पे हम अगले वीडियो में और गहराई से विचार करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।